हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे हैं एसएससी के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रिलेटेड, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर 12 to 13 क्वेश्चंस के बारे में। और वो क्वेश्चन हमारे रिलेटेड होते हैं हर एक सेगमेंट से, वो चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, और या उसके अलावा जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चन आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, वो चाहे आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो या आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बना है एंशिएंट हिस्ट्री से, और यहाँ पर आपको बताना है ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। यानी जो हमारे 4 वेद हैं, हम सभी को पता है, 4 वेद के बारे में हम पढ़ते हैं, और इसमें है ऋग्वेद, उसके बाद आता है आपका यजुर्वेद, और फिर आता है सामवेद, और फिर आता है अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हमको देखने को मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान। तो आपको बताना है ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर है 10, यानी कि 10 मंडल और 1017 सूक्त में बटा हुआ है ऋग्वेद। और इसमें बहुत सारे जो मंत्र हैं वो यहाँ पर ऋग्वेद में ही लिखे हुए हैं, और इसको माना जाता है सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। और जो आप गायत्री मंत्र जो है वो भी इसी वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो इसमें जो ऋग्वेद है वो कुल मिलाकर 10 मंडल और 1017 सूक्त में बटा हुआ है। उसके अलावा बात करें अगर हम अन्य वेदों की, तो संगीत की बात किस वेद में की गई है, तो ये की गई है आपकी सामवेद में। और अथर्ववेद है सबसे नया वेद, और जादू टोना से रिलेटेड जो भी बातें आपको देखने को मिलेंगी वो आपको मिलेंगी अथर्ववेद में। तो ये चारों वेद आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी वैदिक सभ्यता रही, उसी से रिलेटेड ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर बन जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है जियोग्राफी से रिलेटेड। 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर डैश से होकर नहीं गुजरती है। आपको बताना है जो 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर रेखा, देखिए कई सारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं पूरे ग्लोब में आपको देखने को मिलेगी। यानी एक ये मानक होती है जिनसे हमारे समय और दिन का निर्धारण किया जाता है इन रेखाओं के माध्यम से। तो जो 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर रेखा है, आप देखेंगे जो भारत का स्ट्रक्चर है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो ये 90 डिग्री यामोत्तर है इस प्रकार से होकर गुजरती है। तो आपको ये बताना है कि वो किस स्थान से होकर नहीं गुजरती है इन 4 ऑप्शंस में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। यानी जो 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर रेखा है वो सिक्किम से नहीं गुजरती। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर पड़ता है भूटान, मेघालय, और उसके बाद नीचे बांग्लादेश। तो इन तीनों से होकर ये जो 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर रेखा है ये गुजरती है, बट सिक्किम थोड़ा सा साइड में पड़ता है, तो सिक्किम से होकर ये रेखा नहीं गुजरती है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्त की गई। तो यानी हंटर कमीशन किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, कौन सा वायसराय उस समय हुआ करता था, तो लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर है। लॉर्ड रिपन ने ही 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना की थी। और ये जो कमीशन था ये एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन था, यानी इसके अंतर्गत एजुकेशन से रिलेटेड ही बातें वहाँ पर की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन शब्द है ये है ग्रीक भाषा का शब्द। तो इसका अर्थ हमको बताना है इन चारों में इसका अर्थ होता क्या है। एबोनाइट, आवेश या ऋणात्मक। तो देखिए आवेश और ऋणात्मक का कोई सेंस यहाँ पर बनता नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो तो ऋणात्मक होती है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो होता है अंबर। आपने पढ़ा भी होगा जो प्रयोग होता है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ने से। तो उसी प्रकार से यहाँ यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो अर्थ होता है वो अंबर होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्रीक शब्द का, यानी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक मूल शब्द है इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहते हैं अंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक संरचना से संबंधित है। तो देखिए जब आप ऑप्शन देखेंगे तो पहले ही आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे और
करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए अनुमस्तिष्क, ये तो मस्तिष्क का पार्ट है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और उसके बाद मस्तिष्क से रिलेटेड बात यहाँ पर कही नहीं गई। और मज्जा यानी जो मेरुरज्जु है वो उसका भी हृदय से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाधमनी। तो हमारे हृदय में धमनी और सिराएँ पाई जाती हैं। तो जो सिराएँ होती हैं उनका काम होता है अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुँचाना, यानी फिर अशुद्ध होकर धमनी के माध्यम से फिर से शुद्ध रक्त है जो वो धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में यहाँ पर पहुँचाया जाता है। और महाधमनी होती है सबसे बड़ी धमनी, इसीलिए इसका नाम है महाधमनी। तो महाधमनी होती है सबसे बड़ी धमनी और इसके द्वारा ही यही शरीर में शुद्ध रक्त का संचार करती है, यानी शरीर में जो शुद्ध रक्त है वो पहुँचाया जाता है किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी का, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। उसके बारे में फिर हम कभी डिस्कस करेंगे जब हम बायोलॉजी के से रिलेटेड एक प्रकार से अलग से टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है महाधमनी यहाँ पर हृदय से रिलेटेड टर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान यानी जो हमारा जन गण मन राष्ट्रगान है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, यानी किस अधिवेशन में इसको सबसे पहले गाया गया था हमारे राष्ट्रगान को? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि हुआ था 1906 ईस्वी में और इसी में हमारे देश का जो राष्ट्रगान है उसको गाया गया था। और 1906 में ही मतभेद शुरू हो गए थे। गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित थी यहाँ पर। तो गरम दल और नरम दल के बीच में जो मतभेद हैं वो सामने आए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और फिर 1907 के अधिवेशन में हमको कांग्रेस का विभाजन भी देखने को मिलता है। 1907 में विभाजन हो जाता है कांग्रेस का। तो इसका जो सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन। आपको याद रखना है, सन पूछा जाए तो 1906 यानी कि 1906 ईस्वी में राष्ट्रगान है उसको गाया गया था। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश डैश से डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी कब से कब तक जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो देखिए सबसे पहले क्या था 1947 के, अगर हम पहले की बात करें तो 1947 के पहले पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या आपका जो पाकिस्तान बांग्लादेश के आसपास का जो रीजन है सभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, यानी पूरा भारत ही हुआ करता था 1947 से पहले, आप सभी को पता है। और 1947 में फिर भारत का विभाजन होता है और 1947 के पार्टीशन में पाकिस्तान बनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर भारत और बांग्लादेश आप देखते हैं इस समय तो पहले ये हुआ करता था कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान, यानी इसे कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान। यानी 1947 के पहले जो भारत के पश्चिम में है इधर तो पूरा पाकिस्तान हो गया जो आज का भी पाकिस्तान है, और जो आज का बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो यहाँ पर कई सारे जो अत्याचार हैं पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किए जाते थे और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके माध्यम से यानी पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से के माध्यम से पाकिस्तान दोनों तरफ से भारत पर यानी आक्रमण भी कर सकता था, भारत पर दबाव बना सकता था। और इसीलिए 1971 में एक वार लड़ा जाता है, भारत पाक युद्ध होता है ये, और ये आपका चलता है 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक, यानी मात्र 13 दिन ही ये युद्ध चला। और जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान बिकेम न्यू बांग्लादेश और नए एक नेशन का जन्म होता है जिसे बांग्लादेश आज के समय में आप जिसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था ये बन गया बांग्लादेश और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, स्वतंत्र देश बन गया। तो इसीलिए आपसे वही पूछा गया है कि बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था। देखिए 1947 से इसकी शुरुआत होती है और 1971 तक, यानी जब तक यहाँ पर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ तब तक ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। यानी 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। उसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र खुद में ही एक कंट्री यहाँ पर बन गया था और ये सब संभव हो पाया था भारत की आर्मी के द्वारा, यानी भारत की आर्मी ने ही 13 दिन में ही पाकिस्तान को यहाँ पर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड, कथा सरित सागर की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा सोमदेव। सोमदेव के द्वारा ही कथा सरित सागर की रचना की गई है। उसके अलावा बात करें कालिदास की तो अभिज्ञान संकुलम, मेघदूत जैसे जो नाटक हैं, प्रमुख नाटक, वो लिखे गए कालिदास के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ल्यूकेमिया
डैश का कैंसर है, यानी जो ल्यूकेमिया कैंसर होता है वो किसका कैंसर है, किस अंग से रिलेटेड कैंसर है, या किस ये कह लें किस चीज़ का। यहाँ पर 4 ऑप्शंस में कैंसर है, गर्भाशय कैंसर है, त्वचा कैंसर है, फेफड़ों कैंसर है या रक्त कैंसर है। तो इसका सही आंसर होगा रक्त, यानी कि ब्लड। तो जो ल्यूकेमिया है ये ब्लड से रिलेटेड एक कैंसर है जो कि रक्त में ही होता है। कैसे होता है, देखिए रक्त में कई सारे आपको कोशिकाएं भी देखने को मिलेंगी, यानी कि पाई जाती हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और उसके अलावा डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। उसके अलावा प्लाज्मा यानी प्लेटलेट्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं रक्त में। और यहाँ पर क्या होता है, जब ल्यूकेमिया रोग व्यक्ति को हो जाता है, यानी ल्यूकेमिया जो कैंसर है ब्लड का वो हो जाता है, तो यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी हैं इनकी संख्या में असामान्य वृद्धि होती है। यानी डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर बढ़ने लगती है। और हम सभी को पता है हमारे शरीर में अगर किसी भी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की अधिकता, दोनों ही हमारे शरीर के लिए डेंजरस होती हैं, दोनों ही खतरनाक होती हैं। वो किसी भी तत्व की आप देखेंगे भी वहाँ पर, वो चाहे प्रोटीन हो या अन्य भी कोई तत्व हो, उसकी अधिकता भी, वसा की अधिकता भी मोटापा लाती है यहाँ पर। तो किसी भी चीज़ की कमी हो या अधिकता हो हमारे शरीर के लिए वो एक यानी बैलेंस रूप में ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर उसकी अधिकता होती है तो हमारे लिए डेंजरस होगी। और इसीलिए डब्ल्यूबीसी की संख्या में, यानी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनकी संख्या में असामान्य वृद्धि होती है इस कैंसर के दौरान। और फिर वो हमारी अन्य जो कोशिकाएं हैं उनको भी ये डब्ल्यूबीसी नष्ट करने लगती हैं, और इस प्रकार से फिर ये जो रोग है इस रोग के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये ल्यूकेमिया जो रिलेटेड है ये ब्लड कैंसर का टाइप है, यानी ब्लड से ही रिलेटेड है। आई होप आप अच्छी तरीके से इस रोग को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है शैवाल के वर्गीकरण में फियोफैसी के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए अलग अलग वर्ग में अलग अलग कलर के जो शैवाल हैं उनको यहाँ पर बांटा जाता है, एल्गी को यहाँ पर बांटा जाता है अलग अलग वर्ग के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर होगा भूरे शैवाल यहाँ पर सही आंसर होगा। और इनको किन वर्ग में रखा गया है, तो फियोफैसी जो ऊपर दिया हुआ है, तो फियोफैसी वर्ग में कौन से शैवाल आते हैं, भूरे शैवाल आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें लाल शैवाल, देखिए कई कलर के यहाँ पर शैवाल होते हैं, तो रोडोफैसी होते हैं लाल शैवाल। और उसके अलावा बात करें अगर हम हरे शैवालों की, तो ये होते हैं क्लोरोफैसी। तो क्लोरोफैसी वर्ग में होते हैं हरे शैवाल, रोडोफैसी वर्ग में लाल शैवाल, और फियोफैसी वर्ग में भूरे शैवाल होते हैं। तो इनके वर्ग हैं जिनमें इनको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है वेलमकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है। देखिए जिला भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा नागपट्टिनम। तो नागपट्टिनम जिले में स्थित है ये एक तीर्थ स्थल वेलमकन्नी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है विटीकल्चर इज रिलेटेड टू। और विटीकल्चर किसको संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर होगा अंगूर की खेती। यानी जो अंगूर की खेती की जाती है उसे ही हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। जैसे कृषि को हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, और हमारा जो रेशम कीट से रिलेटेड है रेशम उद्योग उसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा फिशरी होता है, फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन, और उसी प्रकार से वेजिटेबल प्रोडक्शन, सब्जी उत्पादन भी होता है। तो यहाँ पर अंगूर की खेती को ही हम क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको बताए आज की क्लास में, और आप इसी तरीके से सीरीज़ से जुड़े रहिए। 11 क्लासेस इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी 11 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे इसी प्रकार से हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे नए नए। आप इसी तरीके से अपने नॉलेज को इम्प्रूव इन्हेंस करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।